हमें एक लड़की दिखी थी, मतलब ऐसे तो जनरली दिखती है लड़कियां कि जो सड़क किनारे बैठी है, पढ़ रही है, या फिर कोई फूल बेच रही है, कोई भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। लेकिन उस दिन ट्रिगर किया वो मूवमेंट। अगर किसी को कुछ देना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा तभी तुम दे पाओगे। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम गरीब हो, तब भी तुम एक टूटे हुए दिल को सांत्वना दे सकते हो। हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, सड़क किनारे क्यों पढ़ेगा। कोई विराट कोहली फैन है किसी के, तो विराट कोहली को देखने के लिए लोग 10,000 का टिकट कटवाए, कहीं से पैसे लेके आए, उनकी फैन है ना, उनकी इच्छा देखना। हर जो झील है वो समंदर क्यों हो जाए, पानी ठहरेगा नहीं तो कमल कहाँ खिलेंगे। कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होगी। अंबानी अडानी इससे आगे और कहाँ जाएंगे, एलन मस्क उससे आगे कहाँ। मेरे दादाजी के साथ में हमेशा बैठ के खाना खाता है, तो वो जब भी बैठते थे तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते थे कि तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तेरे पास बंगला होना चाहिए। इंडिया में लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन तक नहीं है स्कूलों में, और लगभग 50,000 60,000 लगभग ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं। सबको एक लकड़ी से हाँक दिया जाता है कि 6 सब्जेक्ट है, 6 पढ़ने हैं, सबको एक पेपर देना है और इसमें नंबर आओगे तो अभी तुम टॉपर हो। क्यों भाई? क्यों स्पोर्ट्स वाला बच्चा भागने का क्यों टेस्ट नहीं? शिक्षा जो है वो आपको अच्छे और बुरे का फर्क दिखाती है जी। इतना ही तो काम है शिक्षा में। ये नहीं आएंगे सरकारों के पास, सरकारों को इनके पास जाना पड़ेगा। ये नहीं आएंगे समाज के पास, समाज को इनके पास जाना पड़ेगा। राम राज्य में झोपड़ी बना के नहीं रहते थे लोग, और राम राज्य में झोपड़ी बनाकर नहीं रहते थे, तो हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है कि हम उनसे जुड़ाव तो बेहतर करें। किसके पास भेड़ों का झुंड है, वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, ग्रेजुएट आदमी को 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, उनके पास तो लाखों की कमाई। उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1825 से लेकर 1830 में उमई नोई के नेतृत्व में खूब भयंकर लड़ाइयां लड़ी। यही लोग जंगलों में रहते थे, इन्हीं को जंगलों का रास्ता को पता था। 1857 की क्रांति में न जाने कितने सारे खुफिया रास्ते इन लोगों ने बताए। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, इसी तरीके से बात करते हैं। हमसे कैसे बात करते हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन के फाउंडर श्री राम रायका जी और विकास जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने जो सोशल वर्क है वो कहाँ से शुरू करा, कैसे शुरू करा, मोटिवेशन क्या था, प्रिविलेज बच्चे, अनप्रिविलेज बच्चे, जितने भी इन्होंने काम किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्यों किए हैं, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, और आगे वो क्या क्या करना चाहते हैं, समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, वो सब हम सारी बातें इसके अंदर आज पॉडकास्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी बात आपके और आपके दर्शकों तक पहुंचा पाएं। और आप सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं बेसिकली फतेहपुर शेखावाटी के पास में गांव है बागड़ोदा, वहां से बिलोंग करता हूं, और अभी वर्तमान में पिछले 6-7 साल से मैं जयपुर ही रहता हूँ। सर, मैं बेसिकली दौसा से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम विकास मीणा है जी, और अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं यहाँ तो, और 5 साल से जयपुर ही रह रहा हूँ। तो मतलब आप जुड़े कैसे, कांटेक्ट में कैसे आए आप दोनों? कांटेक्ट में आने का तो बीच में मीडियम अनस्टॉपेबल ही है। अच्छा। क्योंकि 27 अक्टूबर 2020 को स्टार्टिंग में मैं था और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद में 1-1.5 साल बाद में विकास जी आए थे किसी फंक्शन में, शायद 15 अगस्त का फंक्शन था, 15 अगस्त 2021 लगभग, 15 अगस्त 2021, 1 साल के बाद में ही लगभग। तो तब आए थे और उसके बाद में से कंटिन्यूअस जो है वो यहाँ जुड़े हुए हमारे साथ। तो ये जो आपका जो नाम है, यूजर नेम जो आपका है अनस्टॉपेबल 20, तो क्या ये 2020 की वजह से ही है? नहीं, 2020 की वजह से तो नहीं है जी। 2017 की बात है। हम अपनी जॉब की सर्च के लिए उदयपुर गए हुए थे, मैं और मेरा दोस्त राहुल। अच्छा जी। और ये 20 जुलाई की बात है। हमें एक लड़की दिखी थी, मतलब ऐसे तो जनरली दिखती है लड़कियां कि जो सड़क किनारे बैठी है, पढ़ रही है, या फिर कोई फूल बेच रही है, कोई भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। लेकिन उस दिन ट्रिगर किया वो मूवमेंट। वो बच्ची फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। हमारे पास टाइम था, एकदम घूम ही रहे थे, तो हम उसके पास में खड़े हो गए, हम उसको देखने लग गए। वो सवाल में अटक रही थी, राहुल ने बता दिया उसको सवाल कि ऐसे ऐसे करते हैं। उसने स्माइल पास करी। मैंने कहा यार कितना बढ़िया काम है, बताओ। केवल सवाल बताया और इतना अच्छा हमें फील हुआ कि हमने तभी उस दिन विचार किया कि जब भी जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, उसके बाद में ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे कि हम अपना तो काम कर ही रहे हैं, अपना जीवन यापन तो हमें करना ही करना है, इसके साथ साथ किसी और को अगर कुछ पहुंचा पाए तो वो बहुत बढ़िया होगा। और वो डेट जो थी वो 20 जुलाई की थी। अच्छा। तो हमने उसी दिन नाम डिसाइड किया था कि अनस्टॉपेबल 20 जब कभी भी होगा तो आज से शुरू हो चुका है वो। हाँ, वो जो जीवन जब होना है जब हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को कोविड जो है वो कोविड के जस्ट बाद में
पहली वेव के जस्ट बाद हम वापस जयपुर आए, तो उसके बाद में हमारे पास ना जॉब थी ना कुछ और, तो मैंने कहा कि ये सही समय है शुरू करने का, और हो गई शुरू। तो ये कहना बिल्कुल सटीक होगा कि आपको किसी की मदद करने के लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि एक गौरव उपाध्याय साहब है, वो कहते भी हैं कि अगर किसी को कुछ देना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा तभी तुम दे पाओगे। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम गरीब हो, तब भी तुम एक टूटे हुए दिल को सांत्वना दे सकते हो। क्या बात, तो इसका मतलब देने के लिए आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है, जितना कुछ है आप उसमें से दीजिए। और वैसे आपका है क्या, सब कुछ तो आया हुआ है कहीं ना कहीं से आपने दिया ही है, तो आगे फॉरवर्ड करना हमारा कर्तव्य बनता है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ये अनस्टॉपेबल जो फाउंडेशन आप चला रहे हो है क्या, क्या काम है इसका? हमने शुरुआत करी इसको घुमंतु समुदाय के साथ। ऐसी विमुक्त जातियां, घुमंतु समुदाय और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चे जिनके परिवार अक्सर सड़क के किनारे झुग्गी झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं और वहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, या वो शिक्षा तक नहीं जा पाते हैं। वो शिक्षा तक नहीं जाने में कई सारी बाधाएं हैं, तो उन बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। तो हम बेसिकली इसी समुदाय के ऊपर जो वो केंद्रित रहते हैं और उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ जब पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे लोअर मिडिल क्लास बच्चे भी हमारे पास में आने लग गए कि हमें भी पढ़ना है। उनके पेरेंट्स आने लग गए कि किसी की जो माताजी है वो झाड़ू पोछे का काम करती है और वो ध्यान नहीं दे पाती बच्चे का, तो वो उन बच्चों के साथ में बिठा के चली जाती है। और देखिएगा कि कोई भी माता या पिता अपने बच्चे को अगर सड़क किनारे अगर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब सीधा सा इतना ही है कि उसको जरूरत है, तो तभी वो अपने बच्चे को भेजेगा, वरना तो ये दिखावे की दुनिया है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, सड़क किनारे क्यों पढ़ेगा। तो हमारे पास बेसिकली जरूरतमंद बच्चे ही आ पाते हैं, जिनकी आर्थिक परिस्थिति उस हिसाब की नहीं है कि वो अच्छा स्कूल अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने बच्चों के लिए सपना देख रहे हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके मन में जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उनसे कनेक्ट करवाता है। राइट। आप सड़क किनारे जो बच्चे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी खराब है, या जो नोमेडिक्स जो थे उनको आप पढ़ा रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो, क्योंकि ईयरली उसकी फीस ज्यादा से ज्यादा 600-700 रुपए होती है। ऐसा बच्चा जो भीख मांग रहा है तो उसको तो पता ही नहीं स्कूल क्या होती है। हाँ। तो फिर आप स्कूल उसको कैसे एडमिट करवाओगे? और स्कूल में कई बार अगर आपने एडमिशन दिलवा भी दिया तो वो रेगुलर नहीं जा पाएगा। स्कूल जाना मतलब डिसिप्लिन है, अनुशासन है। अनुशासन बिना शिक्षा के नहीं आएगा जी, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा जब हमारे पास आता है तो वो स्कूल नहीं जाता है, उसका एडमिशन कभी किसी गांव में अगर किसी ने नाम लिखवा भी दिया तो वो वहां पे नाम रहता है। और उसके बाद में हम पहले उसको सारा जो डेकोरम है उसका सेट करते हैं। स्कूल जाने के लिए सभ्य बालक की तरह रहना पड़ेगा, अच्छे से बोलना बैठना आना चाहिए, बेस क्रिएट करते। उसके बाद में विकास भी उस दिन साथी था। हमने 14 अक्टूबर 2021 को हमने एडमिशन करवाया था 30 से 40 बच्चों का। अच्छा। 27 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था हमने। 1 साल तक हमने उनको पढ़ाया, लिखाया, बैठना सिखाया, सारा का सारा चीजें। और फिर हमारे पास में ही जस्ट मतलब आप मानो कि 50 मीटर की दूरी पे एक सरकारी स्कूल है देलावास बालाजी के पास, उसमें सबका एडमिशन करवाया। सारी टीम वहां पर गई, सारी टीम मेंबर्स ने। डॉक्यूमेंट की भी दिक्कत हुई थी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत दिक्कत है। अब तो सरकार ने प्रयास किए हैं घुमंतु समुदाय के लिए, लेकिन उस टाइम तो आधार कार्ड से, क्योंकि बिना आधार कार्ड के एडमिशन नहीं होता, बच्चों में आधार कार्ड ही नहीं है। हाँ। तो हमने वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करवा के और 14 अक्टूबर 2021 को हमने एडमिशन करवाया था। अभी हमारे पास 220 बच्चे टोटल पढ़ते हैं, जिसमें से आप मानिए कि 90% बच्चों का एडमिशन है। 10% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास मिड सेशन में आए, तो हम उनका इस सेशन में एडमिशन करवा देंगे। तो वो बच्चे दिन में स्कूल भी जाते हैं और शाम को हम उनको पढ़ाते हैं 6 से 8 के मध्य। तो आप इसमें जो पढ़ाई करवाते हैं या जो भी पढ़ाते हैं, उसकी टीचर्स, मैनेजमेंट, शिक्षा, सब्जेक्ट्स, ये सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं, कैसे होता है, जरा इसमें खुल के बताएंगे आप। देखो, स्टार्टिंग में हम 2 थे जी। तब हमारे पास बच्चों की संख्या नहीं थी इतनी, और हम बस्ती के अंदर ही पढ़ाया करते थे। उसके बाद में हमारे साथ 6 गर्ल्स का एक ग्रुप जुड़ा। हम अक्सर उनको एलिगेंस गैंग के नाम से कहते थे। वो एक बिल्डिंग में रहते थे, उसका नाम एलिगेंस था। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे कहा कि यार हमें नहीं, टीम वीम नहीं चाहिए, हम तो 2 ही हैं, हम तो 5-7 ही बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारा स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी फाउंडेशन बनाना, एनजीओ बनाना या टीम इकट्ठी करना था ही ना। हमारा ये था कि हमें सुकून मिलता है, 4-5 बच्चों को पढ़ा है, वो बहुत बढ़िया काम है, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं।
लेकिन वो लड़कियां ऐड हो गई, वो रेगुलर आती रही, तो फिर उन्होंने ही हमें कहा कि नहीं, हमें इसको और आगे लेवल पे लेके जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाए उतना अच्छा है। तो उन्होंने जितना काम किया, मैं जहां कहीं पर भी बैठा होता हूँ, या विकास उस बात का साक्षी है कि जहां कहीं पर भी बैठा होता हूँ उनका नाम जरूर लेता हूँ। तो वो उन लोगों ने जो काम किया ना, शायद उतना डेडिकेशन शायद मेरे में भी नहीं है। हाँ, आपको शायद लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं भी टूट जाता, लेकिन हाँ, मतलब वो जो 6 लोग आए ना, उन्होंने अनस्टॉपेबल, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने पूरा बेस तैयार किया। और गर्ल्स होती है ना, छोटे बच्चों को ज्यादा संभाल सकती है, इसीलिए सरकारी अध्यापक अगर 5वीं क्लास से पहले अगर बच्चे को, अगर मैडम जितना अच्छे से संभाल सकती है उतना सर नहीं संभाल पाए, उतना टेम्परामेंट शायद नहीं होता है, और एक लगाव भी बच्चे का महिला के साथ ज्यादा होगा, इसीलिए आंगनबाड़ी में तो अभी तो फीमेल्स ही है, उसके बाद मेल्स नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद में धीरे धीरे विकास जी जुड़े, इनके साथी हैं। ये सेक्टर 26 में हमारी बस्ती चलती है दूसरी। एक बार आप जरा पूरा डिटेल में बता दीजिए कि कौन कौन से प्लेसेस पे आप काम करते हैं, वो सब आप और कौन क्या हैंडल करता है, विकास जी क्या हैंडल करता है। ठीक है, क्योंकि जब से आप बोले जा रहे हैं विकास जी चुपचाप बैठे हैं, तो कहीं उनको ये ना लगे कि मैं बीच में करने वाला भी था, मैंने कहा इनका जल्दी से आप कुछ ना कुछ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड की तरफ चले जाओ आप, है ना, वो सही है। चलो मैं एक बार बता दूं, हमारा क्या है कि हमने शुरुआत करी है सेक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर से जी, और 9 बच्चों के साथ में हमने, ठीक है, 7 से 9 बच्चे हम अक्सर बताते हैं, 2 आते थे, नहीं आते थे, ऐसा था। और धीरे धीरे अब संख्या है वो 220 है, लेकिन 220 में हमने 2 जगह पढ़ाते हैं। 130 बच्चे हमारे पास सेक्टर 18 प्रताप नगर में है, और दूसरी बस्ती हमारे पास में सेक्टर 26 में है, वहां पर 90 बच्चे हैं, जिसको मुख्य रूप से संभालने वाले विकास जी और इनके साथी जो हैं वो अक्षत सर है, और हमारी टीम है 50 लोगों की हमारी टीम है, जो अलग अलग तरीके से काम करती है। कोई सोशल मीडिया हैंडल करता है, कोई बाहर के कॉन्टेक्ट देखता है, लिंक देखता है, इस तरीके से हमारा ये सारा काम चलता है। तो सेक्टर 26 को जो है वो आप संभालते हैं सर जी। तो अब आप बताइए कि आपने सेक्टर 26 में कब टेक ओवर करा, या फिर मतलब जैसे कि संभालना शुरू करा? तो सबसे पहले क्या, मैं जयपुर ही पढ़ाई करता हूँ, और सेक्टर 18 में सर पढ़ाते थे, मुझे पता नहीं था बेसिकली, और मेरी इच्छा थी स्टार्टिंग से ही, जैसे कि मैं मैच्योर हुआ, थोड़ा गांव से हूँ प्रॉपर, तो उस टाइम में मूवी भी बहुत देखता था, तो मैच्योर क्या 6-7 में इतना समझने लग गया था उस टाइम। तो मूवी में आपको हर मूवी में आता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं, तो ये सारे ऐसे बच्चों को भीख मांगना, ये देखता मैं बहुत इमोशनल हो जाता था उस टाइम। तो आप जानते हो जो एक्टर होते हैं हीरो, उनकी हेल्प कर देते, तो मेरे मन में भी भाव जागा कि मुझे भी कुछ ऐसा मैं करूंगा आगे, इन द फ्यूचर करूंगा। वो इच्छा तो जग गई, लेकिन जो प्रबल इच्छा कब बनी मेरी, तो मैं एक थोड़ी सी कहानी बताऊंगा जी। तो 8th क्लास की बात है, जब हमारी स्कूल एक सरकारी स्कूल है, वहां पे एक एनुअल फंक्शन किया गया था। तो उसमें एक मैम है, मुझे याद नहीं आ रहा, जयपुर की है, उन्होंने उनको मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था एनुअल फंक्शन के दिन में। 8th क्लास में 2014 की बात होगी, आज से 11 साल पहले। तब उन्होंने ऐसा ही काम करती है वो भी प्रॉपर। तो वो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं ये काम करती हूँ। वो क्या करती है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको गोद लेती थी और उनके लिए वो काम करती थी, अपना खुद का साइड बिजनेस काम करना और उन बच्चों के लिए करना। जैसे प्रॉपर हमारी, ऐसे उनकी तरह तो नहीं कर रही, लेकिन हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ यार। मैं तो टीवी में देखता था कि एक्ट क्या पता धरातल पे करते हैं या नहीं करते, लेकिन धरातल पे करने वाले मिल गए, उनसे ज्यादा मोटिवेट ज्यादा हो गया। तो उन्होंने पूछा था कितने बच्चे थे, 150-200 बच्चे। तो उन्होंने पूछा कि मेरी तरह कौन काम करना चाहता है ऐसा। तो मेरे सिंगल हैंड ओनली इतने बच्चों में मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे पहले से इच्छा थी जी। तो एक ज्यादा प्रबल इच्छा मेरी वहां से जग गई, मैंने हाथ तुरंत खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने, किसी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया वहां पे, तो उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया स्टेज पे, मेरे को सम्मानित किया। तो तब मुझे फील हुआ कि यार मैंने इस काम के लिए मैं सिर्फ हाथ खड़ा किया था। हाथ खड़ा करने से मुझे इतना प्राउड फील हुआ, तो सोचो मैं काम करूंगा जब कितना प्राउड फील होगा, मुझे कितनी खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजों में गट्स चाहिए। बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया। ये कहानी मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी पॉडकास्ट में सुना, तब से प्रबल इच्छा मेरे वहां से जगी है। सर हम पॉडकास्ट कर ही इसीलिए रहे हैं कि आप वो सब कुछ जाने, हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स वो सब कुछ जाने जो उन्होंने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं किया, कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है जी। तो वहां से उन्होंने मुझे सम्मानित किया
और उन मैम ने मेरी हेल्प भी की थी इनके, आपकी 10th क्लास तक की फीस मैं दूंगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ो। क्या बात है। उन मैम से एक बार मिलूंगा जरूर, क्योंकि मैंने उनको बताऊंगा कि मैं भी वो काम कर रहा हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था। आप क्या अभी मैम के संपर्क में नहीं? अब संपर्क में नहीं हूँ मैं, उस टाइम 8th क्लास में था। अच्छा। कोई संपर्क नहीं, गाँव में था, 12th क्लास तक गाँव में पढ़ा हूँ। 12th के बाद में जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन की, मैंने बीटेक कर रखी है, तो यहाँ सीतापुरा से मैंने बीटेक किया। जैसे कॉलेज में आया तो तब मेरी इच्छा तो थी स्टार्टिंग से, तब कॉलेज में जाता था सीतापुरा साइड, उधर भी ऐसे बच्चे बहुत है, फिलहाल अभी भी है उधर बच्चे, तो तब इनके मैं करूंगा, अकेला तो कर नहीं सकता था, मैं करूंगा जरूर एक दिन। फिर ऐसे ही 18 सेक्टर, मैं 18 सेक्टर में ही रहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये सब बढ़ा रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से जुड़ जाता। तो पास में ग्राउंड है 18 सेक्टर का, क्रिकेट डेली खेलता था ना, शाम को डेली क्रिकेट खेलना आता था। तो एक दिन 15 अगस्त की बात है, इन्होंने 2020 में शुरू किया, 15 का 2021 को मैंने सोचा कि यार चलते ऐसे बच्चों के साथ, उनके साथ मिठाई बांटेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। तो मैं साइकिल से घूम रहा था, तो ये सर वहाँ कम से कम 20-30 बच्चे होंगे लगभग, 30 एक बच्चे थे उसके, लगभग 30 एक बच्चे थे। सर थे राहुल सर थे, राम सर थे, और 1-2 टीचर होंगे, मैम थी मैम। हाँ मैम थी। हाँ, तो वो सारे सेलिब्रेशन कर रहे थे। मैं तो वहीं से खुश हो गया यार, जो मैं करना चाहता हूँ ऑलरेडी कर रहे हैं, जुड़ेंगे। तब से मैं इनके साथ वहीं से कनेक्ट हो गया, तब से जुड़ा रहा, 1 साल तक इधर पढ़ा है। फिर अक्षर सर ने उधर 26 सेक्टर, उधर और 26 सेक्टर में ऐसे ही बच्चे बहुत सारे जुगिया लगी हुई थी, वहां शुरू कर दी। तो फिर मैं कंटिन्यू वहीं 26 सेक्टर को हैंडल कर रहा हूँ, वहीं से पढ़ा रहा हूँ अब तक। तो वहाँ 90+ बच्चे, हमारे 90 बच्चे हो गए वहाँ पे। ये स्टोरीज केवल मूवीज में देखने मिलती है। यदि अपन कोई काम है ना निस्वार्थ काम से करोगे, निस्वार्थ मन से करने वाले हो, तो वो जो आपको सुकून मिलता है ना, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये काम जो मैं पढ़ा के जब रात को सोता हूँ ना, हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ किया है लाइफ में, कुछ किया है। यदि इनमें से कोई एक बच्चा भी निकल जाता है, चाहे किसी में निकले, तो हो जाएगी अपनी। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार ज्वाइन तो कर लेते हैं अपन जोश में, मूवीज देख ली या स्टोरी सुन ली, जोश आ जाता है, कर लेते हैं, बाद में ऐसा कभी लगा कि यार छोड़ देना चाहिए? छोड़ता तो पहले छोड़ दिया, 4 साल के लगते। नहीं, कभी ऐसा माइंड में आया हो? नहीं, ऐसा तो कभी माइंड नहीं, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा थी ना, जो बचपन से इच्छा होती है ना, ऐसे ड्रीम होता है ना कि यार कोई विराट कोहली फैन है किसी के, तो विराट कोहली को देखने के लिए लोग 10,000 का टिकट कटवाए, कहीं से पैसे लेके, उनकी फैन है ना, उनकी इच्छा यार देखना है। तो वैसे मेरा सपना था कि मुझे करना है ऐसे बच्चों के लिए। अब 4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब आप दिल से कर रहे हो? हाँ, दिल से, बिल्कुल दिल से, क्योंकि अब ना तो पेमेंट मिलता है, बिल्कुल जितने बड़े टीम मेंबर जुड़े हुए ना, पूछा कि पेमेंट वगैरह कुछ मिलता नहीं है किसी का भी। यदि जितने भी टीम मेंबर है ना, उन सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बिना निस्वार्थ काम से कर रहे हो, एक भी पेमेंट नहीं करता, सब अपनी मन की इच्छा से काम करते हैं। सारे जितने भी है ना, 50 साइट है ना अपने, सारे इतने भाव से करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ। तो ऐसे वो सारी, मतलब एक तरह की हमारी फैमिली हो गई है। फैमिली, यदि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो राम सर से बोलते हैं, राम सर तुरंत आते हैं, हम इनको प्रॉब्लम, हमें तुरंत आ जाए, कोई सा भी मेंबर के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत आते हैं। अक्सर हम तो बात भी यही करते थे कि यार सब बड़े हो रहे हो, शादियां वादियां कर लो सारे के सारे, और उसके बाद में अपने कॉलोनी बसाई, अनस्टॉपेबल कॉलोनी, जिसमें सारी महिलाएं होंगी, तो वो कम से कम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे सारे के सारे, और साथ में वही टीचर हो जाएंगे, तो टीचर्स की कभी मतलब ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अपन पढ़ाते रहेंगे बस ऐसे। मतलब मजाक की बातें हैं, देखो होना नहीं होना क्या है। नहीं सर, पर अच्छी बात है, आप लोगों की जो गट्स हैं, आप लोगों की जो मोटिवेशन है, ये वाकई काबिले तारीफ है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे कि आज जो समाज में जो चीजें चल रही है कि पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के, ये सब चीजें आदमी जैसे कि चूहे की जो रेस होती है ना, उसमें लगा पड़ा है। हर एक आदमी अपने अपने कर्तव्यों में जूझ रहा है, अपनी मेहनत के पीछे भाग रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए, बड़ा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब चीजें जो आज नॉर्मल चल ही रहा है, हर एक आदमी इसी के लिए मेहनत कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप में वो चीज क्यों नहीं है? आपको ऐसी क्या प्रेरणा हर रोज मिल रही है कि आप वो निस्वार्थ भाव से उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको कुछ मिला नहीं, जो आपके लिए शायद मैटर भी नहीं करते? क्योंकि हर इंसान को वो दिखते हैं, लेकिन वो एक अदृश्य हो जाते हैं कुछ चंद सेकंड बाद में। आप सड़क पे चलते हैं, आप देखते हैं कैसे बच्चे हर एक को दिखते हैं, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। आपकी नजरों से वो गायब क्यों नहीं हो रहे? देखो, मैंने कहीं पढ़ा था जी कि हर जो झील है वो समंदर क्यों हो जाए, पानी ठहरेगा नहीं तो कमल कहाँ खिलेंगे। क्या तो सारे के सारे अगर वैसे ही हो जाएंगे तो फिर कैसे? आप जैसे भगवान ने शायद हमें ऐसा ही बनाया जी, पहली बात तो ये। और भगवान ने भगवान ने एक निमित्त मात्र बनाया सेवा करने का, और ज्यादा से ज्यादा कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होगी। अंबानी, अडानी, इससे आगे और कहाँ जाएंगे? सही बात है। एलन मस्क, उससे आगे कहाँ?
उससे आगे भी कुछ होगा तो आप वो भी बन जाएंगे, तो उससे आगे क्या। और हमें हमारा समाज जो है वो हमें यही सिखाता है कि आप आगे बढ़ जाओ तो पीछे वाले की अंगुली पकड़ लो और उसको बराबर में ले आओ। तो हम बराबर में लेके चल रहे, बढ़िया समाज बन जाए। और कितने ही साल हैं अपन यहाँ पर, 60-70, उसके बाद चले जाएंगे, यही रह जाएगा। 70 भी कहाँ, इस जनरेशन वाली तो 70 भी नहीं फेंकेंगे। सर ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जिंदगी किराए का घर है, बिल्कुल, सबको और क्या, जाना ही है, छोड़ के जाना है, यही है। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने आज कितने हाथों का आप सहारा बने हो, कितने उम्मीदों का सहारा बने हो आप आज, तो क्या आपके जीवन में ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत है, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी जिंदगी, जैसे आपने भी बताया वो एक मैम, जयपुर वाली मैम जो है, उन्होंने आपको जो है इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा और आपको इस चीज में मजा आने लग गया काम करते करते। आपके जीवन में सर ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत है? प्रेरणा स्रोत की तो ऐसा है कि आपके पेरेंट्स से अच्छा प्रेरणा स्रोत कोई नहीं हो सकता जी। उन्होंने चलने से लेकर सारी चीजें सिखाई है, कैसे बोलना है, कैसे, और वही आपके किरदार में झलकता है। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके संस्कार झलकते हैं, तो उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। मेरे दादाजी के साथ में हमेशा बैठ के खाना खाता था, तो वो जब भी बैठते थे तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते थे कि तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तेरे पास बंगला होना चाहिए। वो ऐसे ही बात करते थे कि समाज के काम करना, जो भी कोई अगर दुखी गरीब अगर कोई मिले तो उसकी सहायता करना, क्योंकि उसमें जितना मजा है उतना कहीं भी नहीं है। मैं अपने रिश्तेदारी में आज भी अगर जाता हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं, मेरे दादाजी के, मेरे पापा के नाम की वजह से भी नहीं, मेरे दादाजी के नाम की वजह से जानते हैं कि यार तू उनका पोता है। मैंने कहा ये तो सर, अरे यार कि क्या ही आदमी थे यार, तो मतलब वो तो आदमी तो चले गए ना यार, आज भी उनकी बातें हैं, नाम जिंदा है। हाँ, नाम जिंदा है। सर ये तो अक्सर गाँव में देखा ही जाता है कि जो परिवार होता है ना, उसके जो मुखिया थे एक समय, जो भी अपना अच्छा किरदार या अपना व्यक्तित्व की वजह से जाने जाते थे, तो वो अपने समाज कल्याण की व्यक्तित्व की वजह से ही जाने जाते थे कि उन्होंने समाज में क्या क्या बदलाव किए। जैसे बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे दादाजी तो बड़े कमाल के आदमी थे यार, उन्होंने अपने समय में ऐसी सब चीजें करवाई, अगर आज बोलते तो कितना, मतलब ऐसा वो सारी चीजें होती हैं, सबकी होती है जी। तो वो इस वजह से ये चलता रहा, और इसी वजह से ये जीन के अंदर भी है कि हम बढ़िया तरीके से हेल्प करें। और हेल्प का भी ऐसा है कि भगवान ने निमित्त मात्र बनाया है, किसी दिन ले जाएगा। इससे अच्छा जितना कुछ कर सकते हो कर लो। हम अपना जीवन यापन करने के लिए कर ही रहे हैं चीजें। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, धीरे ये भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जॉब लग जाएंगे, जहाँ कहीं पे भी रहेंगे वहां पे ये काम करेंगे। तो मतलब इसमें वो बाउंडेशंस नहीं है कि आपको, मतलब ये तो ऐसा है कि कर्म है जो करना है। बिल्कुल, ये वैसा नहीं है कि पैसों के लिए कर रहे हैं, लालच के लिए कर रहे हैं, या उसके लिए कर रहे हैं, अपने सुकून के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा, फंडिंग कहाँ से आ रही है आपको? कुछ खर्चा तो होता ही होगा। बिल्कुल, देखो फंडिंग का ऐसा है कि हम एजुकेशन पर काम करते हैं, हाँ। सिंगल, और एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सेटअप तो बना हुआ नहीं है कि स्कूल है तो किराया नहीं देना। सड़क किनारे सड़क है, सड़क का किराया नहीं लगता है, तो सड़क के किनारे एक साइड बिठाते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं। बोर्ड पेन पेंसिल स्टार्टिंग में हमने अरेंज कर लिया था अपने पैसों से, कोई बहुत ज्यादा कोई पैसों की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि हम 4.5 साल से एक ही जगह पढ़ा रहे हैं, तो आदमी एक दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, हम तो दीपावली होली घर नहीं जाते जी, तो लोगों की नजरों में रहते हैं। तो फिर अब आसपास के लोगों का बहुत विश्वास है, जब भी कोई जरूरत होती है पूछ जाते हैं, भैया कुछ जरूरत है क्या? अच्छा, कल परसों की मैं बात बताता हूँ, 4-5 दिन से सेक्टर 18 में लाइट नहीं आ रही। लाइट मतलब हम सड़क की जो रोशनी होती है, स्ट्रीट लाइट से ही वहां बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो प्रॉपर रहती है वहां पर रोशनी। तो 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, हम कॉल भी कर रहे थे, यार लाइट नहीं आ रही। मैं रात को सोने ही जाने वाला था, तो एक कॉलोनी में से किसी का कॉल आया, यार भैया लाइट नहीं आ रही 4-5 दिन से, क्या हुआ, आप क्लास नहीं लगा रहे क्या? अगर कोई दिक्कत हो हमें बताओ, हम फोन करते हैं और कर देते हैं। मैंने कहा आज कॉल कर दिया, शायद कल आ जाएगी, वरना बोले कि नहीं हो तो मैं आपके साथ चलूंगा, देखते हैं कैसे नहीं आएगी लाइट। तो बताओ कि मतलब कितना अच्छा लगता है कि लोग कॉलोनी से लोग हमें फोन करते हैं कि अगर कुछ कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। अगर आप किसी के जीवन में वो दिया बन रहे हैं जो रोशनी फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान भी किसी न किसी सहारे से आप पे भी प्रकाश डालता है कि आपका भी जो दिया है वो ना बुझे। है ही कहीं ना कहीं, आप कितना भी इनकार कर दें, लेकिन आप पे भी तो कृपा रहती है। जी, वही सारी चीज। एक कर बोला तो वो बोला, हाँ आप किसी का भला करोगे तो आपका जरूर होगा। सर आपको कोई मिला ऐसा कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, कोई नेता जिसने आपको प्रेज किया हो और आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला उनसे, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आपके वहीं पे रोड साइड जो आप पढ़ा रहे हो किनारे पे, वहां पे कोई आया हो? अभी आप फंडिंग की बात कर रहे थे, तो हमें फंडिंग के रूप में बस ये तारीफें मिलती हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने हमें
सराहा है हमारे काम को। सीधी सी बात है, इस काम में कई बार थक भी जाते हैं हम, एक ही काम रोजाना करना होता है, तो अगर पीठ थपथपाई जाती है तो अच्छा ही लग जाता है। कई सारे चर्चित चेहरे, आरजे रोहित हमारे यहाँ आते हैं, राजवीर सर हमारे साथ यहाँ आते हैं जी, प्रिया सिंह जी आई हुई हैं, काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सिमरन मैम हैं, और भी लोग जो है वो हमारे साथ समय समय पर आते रहते हैं। और वो जब जाके ऐसे कह देते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तो ऐसे लगता है कि मैं भी विश करूंगा कि और बड़े काम, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले। अभी इसी जर्नी में मदन दिलावर जी ने, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने हमारे काम को सराहा। और थोड़े राज्यपाल का अभी थोड़े दिन पहले राज्यपाल सर से हमें अवार्ड मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो इसी मेहनत का परिणाम है। ये 50 युवा सब लगे हुए हैं, तो इस वजह से, और देखिएगा इतने काम को सराहा जाएगा, लोग आपको अच्छा मानेंगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और पुश मिलेगा कि अभी 5 साल और, अगले 5 साल और, अगले 5 साल और ऐसे कर करके शायद जो हमारा विजन है हम वहां तक पहुंच पाए। अगले 5 साल में जयपुर कवर कर लेंगे अपन। बिल्कुल जरूर सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप जयपुर नहीं, आप पूरा राजस्थान कवर करें, हर उस बच्चे को शिक्षा मिले। इंडिया तक कवर करने का प्लान है, कहीं तो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हौसले हमेशा बड़े ही रखने चाहिए सर, सपना हमेशा बड़ा ही देखना चाहिए। अगर छोटे सपने देखे तो क्या ही देखा जाए तो इंडिया में जिनको शिक्षा नहीं, लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन तक नहीं है स्कूलों में। 10 लाख तक के बच्चे ये जो काउंट है जनगणना के अकॉर्डिंग है, और लगभग 50,000 60,000 लगभग ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं। सही है ना सर? इतने बच्चे हैं, ये तो गवर्नमेंट को पता है। ऐसे अनचिन बच्चे हो रहे हैं जो भीख मांगते होंगे, ये तो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है ये 50 जो भीख मांगते हैं, और 10 लाख तो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं है, चाहे बेघर हो चाहे घर वाले हो, जिनका एडमिशन तक नहीं है। इसकी वजह से अपना समाज और इंडिया पीछे पिछड़ा हुआ है। यदि इनको शिक्षा मिल जाए तो इंडिया कहां तक पहुंच जाए। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए था। तो हमारी टीम चाहेगी कि इतने बच्चे सभी को शिक्षा दे पाए। सर, आपको कभी ऐसे लोग मिले हैं जैसे कि हमने, जैसे आप जैसे सिनेमा से आप प्रभावित हुए काफी, सिनेमा को देख करके, सिनेमा में बहुत सारी बातें ऐसी भी दिखाई जाती हैं कि जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को अपाहिज कर दिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जिसको कहा जाता है। देखो हमारे साथ ऐसी चीजें तो हुई नहीं, जयपुर में तो नहीं दिखी, हमारे साथ तो व्यक्तिगत रूप से हुई नहीं। और देखो जो चीजें समाज का आईना होता है फिल्म, तो वो वही दिखाती है जो समाज में होता है। तो मतलब मन गढ़ंत कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो होता है। आप इस चीज से सहमत है कि कहीं ना कहीं तो ये चीजें हो ही रही होती है, तभी तो यहाँ पे ये सब चीजें तभी दिखाई जाएंगी जी। तो वो तो समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वैसा दिखाया जाएगा फिल्मों में। आपकी फाउंडेशन से कोई बच्चा हो जो कि एक मतलब होता है ना टैलेंटेड, कोई हो निकल के आया हो? अभी एक बच्चे ने नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भोपाल जाकर आया वो बच्चा, और वो बच्चा जो स्कूल नहीं जाता था, मुखराम नाम का बच्चा, और वो हमारे साथ 4th क्लास में आया। उसका गांव में कहीं जगह एडमिशन था, स्कूल नहीं जाते थे। इतना साबित हो गया, मेरे से भी लंबाई में बड़ा हो गया, तब से जुड़ा हुआ है और तब से रेगुलर आ रहा है हमारे पास में। अब बच्चे 10th में पहुंच गए, और वो बच्चे तो 4th क्लास में हमारे साथ जुड़े थे। गांव में कहीं एडमिशन कहीं नहीं है, ऐसे कर करा के हमने उन बच्चों को जोड़ा, और वो आज तक कंटिन्यूस हमारे साथ पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल नए बच्चे आते हैं कुछ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो आ गए तो उनको तो हमने पकड़ लिया, बस हम नया जोड़ने की प्रयास में रहते हैं कि कुछ और नए बच्चे आ जाए। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूं, रविंद्र मंच पर एक डांस कंपटीशन हुआ था घुमंतू समुदाय के बच्चों का। तो वहां पर हमने यहाँ से हमारे बच्चों को तैयार करके भेजा था। उसमें ग्रुप में हम 3rd पोजीशन पे आए थे, ग्रुप डांस में हम 3rd नंबर पे थे, और जो सोलो डांस है उसमें हम 2nd नंबर पे आए थे। तो एक बिंदिया नाम की बच्ची है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो सर, आप एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीजें भी सिखाते हैं उनको, डांस अदर एक्टिविटीज? जरूरी है, मतलब जो हमें मेघालय सिखा गए वैसा सिखाना तो जरूरी है ही नहीं। तो आप बच्चों को वो सारी चीजें सिखाइए, और हर क्षेत्र में हर एक बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। आप पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई डांस में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। जिसको जो अच्छा है उसको वैसा ही। संडे के दिन एक्टिविटी का ही काम रहता है। संडे के दिन सिर्फ एक्टिविटी, गेम खिलाना हुआ, किसी पेंटिंग कराना हुआ। मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, भारतीय शिक्षा पद्धति जो है, ये जो बच्चों पे बुक्स का बोझ लाद रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी आई, तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और कितने सालों के बाद में सरकार ने कितना अच्छा कदम उठाया है, अच्छा कदम उठाया, बिल्कुल, जिसमें इंटर्नशिप है और किस तरीके से एग्जाम लेने हैं। थोड़ी सी मुझे
शिक्षा जो एग्जाम वाला जो तरीका है उसमें भी कहीं ना कहीं है कि सबको एक लकड़ी से हाँक दिया जाता है कि 6 सब्जेक्ट है, 6 पढ़ने हैं, सबको एक पेपर देना है जी। और इसमें नंबर आओगे तो अभी तुम टॉपर हो। क्यों भाई? क्यों स्पोर्ट्स वाला बच्चा भागने का क्यों टेस्ट नहीं है? सर ये जो पुराने मुहावरे हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबको ये सब जब मुहावरे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो है ही कि हर एक बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एक बेसिक नॉलेज भी जरूरी जरूरी है। बेसिक नॉलेज देखो, शिक्षा जो है वो आपको अच्छे और बुरे का फर्क दिखाती है जी। इतना ही तो काम है शिक्षा का। हाँ। मतलब अगर उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है तो वो अब बच्चे ये जान पाए हैं कि भिक्षा मांगना, भिक्षावर्ती में जाना वो अच्छा काम नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाना। तो वो बच्चे अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो वही एजुकेशन का काम है। और जैसे कि अगर आप सरकारी शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक पेपर देना है जी, है ना। हाँ। और उस पेपर में अगर आप अच्छे स्कोर कर पाए तो आप सरकारी शिक्षक कहलाएंगे जी। हाँ। तो मतलब चीजें, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, अच्छा नॉलेज ले लिया तो आप शिक्षक हो गए। तो फिर बच्चे के अंदर वो पेंटिंग वाला जो कीड़ा है उसको कैसे बाहर निकालेगा? वो तो आपने दिया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया उसको निकलने का। मतलब जो टैलेंट है वो घर वाले, एजुकेशन सिस्टम ही दबा दे रहा है टैलेंट। हाँ, लेकिन देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे रिफॉर्म तो होगा ही होगा, नो डाउट होगा। सरकार अच्छा आप जैसे लोग ऐसे काम करते रहेंगे, समाज कल्याण के बारे में सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, अपनी मेहनत लगाते रहेंगे तो क्यों नहीं होगा सर? जरूर होगा, जरूर होगा। ये तो भारत की धरती ऐसी है, इसमें इतना है कि किसी गरीब को अगर पीड़ा होती है तो आगे आ जाते हैं लोग जी। आप पश्चिमी देशों की तरफ जाइए कि सिर्फ भोग विलास की प्रवृत्ति है वहां पर। हाँ सर। और वहां पर अपना अपना है बिल्कुल। तो यहाँ इंडिया में अच्छा है और इसी वजह से हम ग्रो कर पाएंगे कि हम किसी दीन दुखी को देखकर हमें दुख होता है। सर इंडिया में एक चीज वाकई थोड़ा मतलब बोलने लायक है कि यहाँ लोग बाग इमोशनली कनेक्ट ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं और तभी इंसान है, मुझे लगता है। फिर तो मशीन हो जाएगी। हाँ, इमोशनल होगा तो इंसान है। तो इसके अंदर आप जैसे शहर के बच्चे जो आज के जो युवा हैं वो लोग आपसे मतलब कैसे कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कि इमोशनल कनेक्शन उनका कैसा है? इमोशनल जो कनेक्शन है ना, जैसे अपने पास पेरेंट्स के साथ होता है, क्या वो बच्चे सड़क किनारे वाले जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों से वो कनेक्शन फील कर पाते हैं? आपको लगता है सर? आप स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं जो अदर स्कूलों में पढ़ते हैं? जी, अदर स्कूल में जो मतलब प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन बच्चों ने तो वो ये वाला फेस देखा ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। जी जी। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उन साइकोलॉजिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी जीवन की कि सबसे पहले बेसिक नीड होती है वो रोटी कपड़ा और मकान होती है। हाँ, बिल्कुल सर। और ये रोटी कपड़ा और मकान वाली बेसिक नीड जो है वो ये हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं ये पहली स्टेज पर है। और उसके बाद में जो दूसरी सीढ़ी आती है वो है जब आप अपने आप को सेफ्टी प्रदान करते हैं। सेफ्टी प्रदान करने से रिलेटेड आप अपने करियर की तरफ सोचते हैं। तीसरी आती है जब आप लव की तरफ जाएंगे, मतलब जब आपका करियर सेट हो गया तो अब आपको आपके आसपास के लोगों में प्रेम चाहिए, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया चाहिए। चौथी स्टेज है जब आप व्यक्तिगत लाइफ, करियर, सेफ्टी सब क्लियर हो गया। चौथा है आपका पास में फेम, अब आपको फेम चाहिए, फेम के लिए लड़ेंगे। और 5वीं स्टेज है जब आप स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ चले जाएंगे, आप खुद को खोजने लगेंगे। ये 5 स्टेज है और इनसे हर एक इंसान गुजरता है जी। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पहली स्टेज के अंदर है, आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो दूसरे स्टेज के ऊपर है। रोटी कपड़ा और मकान उनको मिला हुआ है तो वो क्यों सोचेंगे इस चीज के बारे में, वो तो उसको क्रॉस कर गए। शाहरुख खान का बेटा है तो उसके पास में सेफ्टी भी है जी, ठीक है, पहले रोटी कपड़ा और मकान भी है, सेफ्टी भी है, उसके पास में लव भी आ गया, तो वो चौथी स्टेज के ऊपर है जहां उसको अपना फेम चाहिए और वो यहाँ से आके फिर वो अपनी खोज में लग जाएगा, ही नहीं स्टेज से गुजरेगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये इस तरीके से है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारे साथ जैसे कि हमारी टीम में वही लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा होगा ऐसा करने का या ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते होंगे। आपने हमें बुलाया क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं वो होगा कि यार समाज सेवा कितना बढ़िया काम है, तभी आपने हमें इनवाइट करा। बिल्कुल। और तो चाहते हैं कि विकास जी अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि ये करना चाहते थे, जैसा इन्होंने कहानी बताई। और भी जितने मेंबर हैं वो भी कहीं ना कहीं दिल में उनके कहीं होगा तो हम के साथ जुड़ेंगे। सर ये तो बिल्कुल ऐसी सेवा है जो आप कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको जो सराहना मिले उसकी अपेक्षा आप नहीं कर सकते। हमें तो अब लगता है कि हम 5 साल खींच गए हैं तो हम खींच जाएंगे अब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी तो यही उम्मीद है, हमारी यही अपेक्षा है। बधाई देते हैं कि आपने इतने टाइम ये चीज करी, नाम ही अनस्टॉपेबल है जी, नहीं रुकने वाला। जी जी जी।
तो ये नहीं रुकने सर हम वाला। चाहते भी नहीं कि कभी रुके, हाँ। समाज कल्याण का काम हम ऐसे ही करते रहे और आगे चलता रहे। बिल्कुल। तो सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, आप जो अनस्टॉपेबल फाउंडेशन में जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, हालांकि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो एडमिशन या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं बहुत सारे, आप जो पढ़ा रहे हो इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन या कैसे बच्चे आपको आपके पास आके पढ़ सकते हैं? हमारे पास तो वही बच्चे आएंगे जो जरूरतमंद होंगे, और हमारे पास आए नहीं आए हम उनके पास पहुंच जाते हैं। अच्छा। और ऐसे बच्चों की तलाश में हम रहते हैं कि कहीं से भी एक ऐसा बच्चा मिल जाए जो नहीं पढ़ पा रहा, नहीं जा पा रहा, तो हम उसके पास जाएंगे। हमारी कुछ प्रोसेस है। हमने जब शुरू किया था तो बस्ती में जाना तक दूभर था। जहां हम पढ़ाते हैं वहीं पर झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई है, उसके साइड सड़क किनारे है, वहां पर चीजें साफ करके और एकदम प्रॉपर हमने थोड़ा सेटअप बना रखा है अपना। तो जब अंदर जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वो लोग हमसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो हम रेगुलर जब स्टार्टिंग में हम उनके पास में बैठते, चाय पानी पीने के लिए कहते, वो नहीं लाके देते, हम फिर भी ऐसे निकम्मों की तरह कि नहीं हमें तो चाय पी के जाना, खाना खाना, इस तरीके की चीजें करी। तो जुड़ा हुआ हमारा जुड़ा हुआ, तो फिर पेरेंट्स के साथ में जुड़ा होते ही हमारा बच्चों के साथ अपने आप ही जुड़ा हो गया। हम अंदर बैठने लगे बस्ती के अंदर। तो ये सारी चीजें इमोशन बॉन्ड बनने के बाद में हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और डॉक्यूमेंटेशन का तो ऐसा है कि हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं उससे, और या उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, और उसके बाद में हम बच्चे को धीरे धीरे वहां पर रेगुलर आने के लिए कहते हैं। अगर नहीं भी आता है तो हम उसको लेके आते हैं। हम प्रॉपर बच्चे का अगर आधार कार्ड है बना हुआ तो हम सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे पास भी ये बच्चा है, फॉर्म फिल करते हैं और हम उसके साथ में रखते हैं। और अगर नहीं है तो हम हमारे कॉन्टेक्ट की मदद से कोशिश करते हैं कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। अभी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि डीएनटी समुदाय के लिए जो है वो प्रमाण पत्र बनाने की जो योजना है वो शुरू की है, और धीरे धीरे चीजें और सुधार करती रहेगी सरकारें, धीरे धीरे। लेकिन सिर्फ सरकारें ही करेंगी ऐसा जरूरी नहीं है, हमें भी आगे आना पड़ेगा। जहाँ सरकार नहीं पहुंच सकती वहाँ समाज और आदमी को पहुंचना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, ये लोगों को काम करना ही पड़ेगा। और क्या क्या आपको इन कामों में चुनौती आई है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? मैं तो कह रहा हूँ कि विकास जी कुछ बताएं अपनी चैलेंज। हाँ, विकास जी थोड़ा विकास जी जो बहुत देर से चुप बैठे हैं। स्टार्टिंग की बात करते, जैसे मैं जुड़ गया इनके साथ हाँ। पढ़ाना लिखाना। स्टार्टिंग के बच्चे थे, जैसे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ये मान लो कि वो स्टार्टिंग में गाली गलौज से बात करते थे हमसे, सीधा जी, जाहिर सी बात है। हाँ, सीधा गाली गलौज से उनको बैठाना, डिसिप्लिन सिखाना, बहुत सारी चीजें होती है। तो स्टार्टिंग में उनको डिसिप्लिन सिखाया। ये मान लो क्या कबूतर को सिखाने के लिए तो उनको 2-1 साल तक लग गई। जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग वाले, तो उनको तो क्या कबूतर ABCD सिखाना, स्टार्टिंग में तो यही काम था हमारा। तो ये पहले तुमको गाली गलौज करना, इनको खत्म किया कि भाई आपको ये चीजें नहीं करनी है, बहुत सारी डिसिप्लिन, सभ्यता सिखाई स्टार्टिंग। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये सारी सिखाने के बाद में अब मैं पर्सनली मुझे कुछ चैलेंज होते हैं, जैसे घर वालों को स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ यहाँ पे, कॉलेज थी मेरी, कॉलेज लाइफ चल रही थी। तो जब घर वालों को पता चला कि मैं वीडियोस डालने लग गया, अपने पेज पे डालता हूँ, इन पे घर वालों को पता चले भाई ये क्या, उन्होंने स्टार्टिंग मुझे तो बताया कि बहुत अच्छा इनका काम, बहुत अच्छा करो, लेकिन एक खुद का भी होता है। घर वालों कहेंगे अपना बेटा है तो कुछ फ्यूचर में अच्छा करे, सरकारी नौकरी लगे, आज की जमाने स्टेबल हो जाए। हाँ, खुद का। तो घर वाले कहीं मेरे को इतना ही बोलते थे, भाई ठीक है, अच्छा काम है, आप लोग बहुत अच्छा काम करो, लेकिन अपनी पढ़ाई का भी मेंटेन बैलेंस बनाए रखो, पढ़ाई भी करते रहो। सही बात है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि हम ये काम कर रहे हैं तो लोग और दोस्त होते हैं ना, तो कई सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते जी। सब दोस्त, कई दोस्तों ने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कई दोस्त क्या सोचते हैं पता है कि एनजीओ नाम सुनते ही कि यार इससे क्या कमा रहे होंगे, पैसा फ्रॉड कर रहे हो। 90 भाई जेन्युइन काम जयपुर में हर कोई नहीं कर रहा है। एनजीओ बहुत है जयपुर में, सर्च मारना जयपुर में एनजीओ बहुत सारे हैं जी। लेकिन हमारा काम है स्टेबिलिटी का, जेन्युइन काम है, 4 साल से कंटिन्यू करा रहे हैं। तो हम ये किसी को नहीं पता, लोगों को नहीं पता ना, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो लोग नेगेटिव सोचते सीधा ही क्या ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं। भाई मैं खुद का पैसा कमाता हूँ। जैसे सर है, सर अपना टीचिंग पढ़ा के क्लास के कोचिंगों में पढ़ा के अपना खुद का करते हैं। जैसे मैंने खुद का किया है कि मैं स्कूलों में पढ़ाता था, जैसे शाम को सर को इनको पढ़ाना, बच्चों को शाम को पढ़ाना, दिन में पार्ट टाइम जॉब खुद का किया है स्कूलों में पढ़ा के, स्कूलों में 10th क्लास तक के स्कूलों में ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके खुद का करते थे। लेकिन दोस्त फिर भी ऐसे सोचते हैं क्या एनजीओ सिंसा इनको क्या मिल रहा होगा, फंड मिलता होगा, फंडिंग आ रही कॉल करके पूछते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इनका फंड कितना आता है, आप कहेंगे भाई फंड कुछ नहीं है, खुद मर्जी से करते हैं,
आप भी आके कर सकते हो कोई भी दोस्त। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आई है लाइफ में। जैसे अब 26 सेक्टर में गए वहां, अब 26 सेक्टर में भी बच्चे ऐसे थे, जैसे यहाँ 18 सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो 26 सेक्टर में ऐसे स्टार्टिंग से 26 सेक्टर हमने शुरू किया ना, तो स्टार्टिंग से वैसा ही सर ने शुरू किया ना, वैसा ही हमको वापस शुरू से करना पड़ा वहीं 1 साल तक उनको सेम चैलेंज दोबारा। भाई उनको पढ़ाना लिखाना डिसिप्लिन सिखाना ये सारी चीजें करनी पड़ी। जैसे कई प्रोग्राम हमने किए, बहुत सारे एनुअल फंक्शन किए हमने, तो वहां से बच्चों को लेकर आना, इतने सारे बच्चों को एक साथ लेकर आना, लेके जाना, पेरेंट्स को यदि लेट हो जाते तो पेरेंट्स को कॉल करते थे, भाई हमारे बच्चे कहाँ गए, कितना टाइम लगेगा, तो उनको सभी को जवाब देना बहुत सारी और भी चैलेंज थी। ऐसे करते करते उनको अब तो इतना बॉन्डिंग हो गया, उनको बिलीव हो गया। अब 18 सेक्टर में तो पेरेंट्स को इतना बिलीव हो गया हमारे ऊपर कि आप 2 दिन तक गायब कर दो, हमारे 2 दिन तक बच्चों कहीं भी ले जाओ घुमाने, हम घुमाने भी लेके जाते हैं। फिर जल महल दिखाया, हवा महल दिखाया है, कौन सा वो अपना आमेरा मेरे सब दिखा दिए। और उनको इतना बिलीव है कि पेरेंट्स को कि आप कॉल तक नहीं करते अब, भाई आप उनके बच्चा कैसा है क्या है कहाँ पे गए उन्हें, इतना बिलीव है पेरेंट्स को। यही कह के जाते हैं कि आप ही माई बाप, आप बस आप संभालो। क्या बात। तो हमें लगता है कि अगर 220 बच्चों के हम माता पिता बनकर अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे अगर माता पिता ही हो गए तो हम इनका बुरा तो चाहेंगे। सही बात है। और आप तो नींव मजबूत करके दे रहे हो उनकी। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ से चले जाएंगे तो यही देश का भविष्य है, और देश का भविष्य अच्छा बने और शिक्षित बने और अनुशासित रहे तो अच्छा काम करेगा और देश आगे जाएगा। यही बात सब सोचने लग जाए तो देश बहुत तरक्की कर जाएगा। और वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। 10% युवा भी ऐसे सोचने लग जाए तो देश अमेरिका पीछे छोड़ दे। बिल्कुल, और वो करेगा, विश्व गुरु तो हम बनेंगे। बिल्कुल, और चुनौतियां हैं जो वो तो ऐसे काम होता है जरूर बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और बिना चुनौतियों के तो मजा भी नहीं आता। कहानी नहीं बनेगी, वो जिंदगी नहीं है जिसमें मुश्किल ना हो। बिल्कुल। तो सर आपने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, घुमंतु समुदाय। मैं पूछना चाहूंगा ये होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी जनता जो हमारी है उनको पता ही नहीं है घुमंतु होता क्या है। बेसिकली अभी सरकार ने भी इसको अलग तरीके से, बढ़िया तरीके से परिभाषित किया है। सरकार ने काम करना जो है वो वैसे तो शुरू किया है पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में कदम जो है वो ज्यादा तेज हो गए हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की 3 पार्ट में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका विमुक्त जनजातियां, ऐसे समुदाय जिन पर ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था 1871 के अंदर, और हमें आजादी मिली है 1947 में, लेकिन ऐसे समुदायों को आजादी मिली उस क्रिमिनल एक्ट से 1952 में, तब जाकर वो खत्म किया गया। क्रिमिनल एक्ट 1871 का मतलब है कि उन जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर देना जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हुए। अब वो क्यों हुए वो भी एक लंबी कहानी है सारी की सारी। इसके अलावा आता है घुमंतु समुदाय, ऐसे समुदाय जो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो है वो जाते रहते हैं। और एक होते हैं अर्ध घुमंतु समुदाय, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन एक नियत स्थान पर वापस आ जाते हैं साल में लौटकर, और उनकी जो आने जाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और थोड़ा कम ही डिस्टेंस पर वो आना जाना करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 समुदाय जो है होते हैं। विमुक्त जनजातियों के बारे में मैं बात करता हूँ। इसमें जैसे कि बंजारा हो गए, नट हो गए, भाट हो गए, नाइक हो गए, ये विमुक्त जनजातियों में आते हैं। ये मुख्य रूप से प्रकृति से रिलेटेड व्यवसाय पर निर्भर थे, जैसे कि जंगलों से कुछ बीज वगैरह फल प्राप्त करना और उसको बेचना, तो मतलब व्यापारी लोग हो गए आज के जमाने में कहें व्यापारी लोग हो गए। तो अंग्रेजों को लगा जब बाहर से आए तो हर जगह कंट्रोल ही करना था उनको, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर यही लोग अगर व्यापार करते रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो इन पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने रोक लगाई। अब आपका अगर कोई बिजनेस पर अगर रोक लगाएगा तो आप क्या करेंगे, आप अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे। विरोध किया तो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने तो यही सोचा कि इनको जन्मजात अपराधी घोषित कर देते हैं, मतलब कलंक लगा दिया। और कलंक जो है वो किसी व्यक्ति और समाज की आयु से बड़ा होता है। आज तक वो कलंक लगा हुआ है। आज भी लोगों हमारा समाज जो है वो इस तबके को थोड़ा हेय दृष्टि से देखता है। अगर किसी गांव में ऐसा समुदाय बसता है और उस समुदाय में कोई क्राइम भी हो जाता है तो सबसे पहले संदेह की जो सुई जो है वो सबसे पहले ऐसे समुदाय पर, चाहे उसने किया हो चाहे नहीं किया हो जी। और तो फिर वो संकोच की भावना इनमें आती है। अपने शिक्षा है नहीं तो मौलिक अधिकार ये जानते नहीं है अपने, तो अपनी बात आगे नहीं रख पाते।
और अपनी नहीं रख पाते तो एकदम समाज के निचले तबके में आ गए, एकदम पीछे चले समाज से कटाव होता चला गया। कटाव होता चला गया। अब ये नहीं आएंगे सरकारों के पास, सरकारों को इनके पास जाना पड़ेगा। ये नहीं आएंगे समाज के पास, समाज को इनके पास जाना पड़ेगा। आपको बस्तियों में उतरना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ज्यादातर मुख्य रूप से ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो अगर राम राज्य है तो राम राज्य में सब बराबर थे। बिल्कुल सही। राम राज्य में झोपड़ी बना के नहीं रहते थे लोग, और राम राज्य में झोपड़ी बनाकर नहीं रहते थे। तो हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है कि हम उनसे जुड़ाव तो बेहतर करें जी। अमीरी गरीबी चल सकती है समाज में जी, है ना, लेकिन समानता की दृष्टि से तो देखा जाए कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकूं उस थाली के अंदर जी। कितने लोग हैं जो वहां जाकर होली या दीपावली मनाते हैं, उनके साथ वो भी तो मनाते हैं अपनी होली और दीपावली, हम लोग उनके साथ होली दीपावली मनाते हैं। मैं मेरे घर नहीं जा पाता मोस्टली होली दीपावली त्योहारों पे। मुझे लगता है कि मेरा यही परिवार है, और ये दुख मैं बताऊं तो ये मेरा अपना है। अर्ध घुमंतु समुदाय में रायका समुदाय भी आता है जिसमें मैं आता हूँ, तो ये अपना दुख है। आप खुद भी इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं जी। तो ये मेरा दुख है, तो मेरा दुख है तो मैं इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। आपसे बेहतर आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा इसी। इसके अलावा अर्ध घुमंतु समुदाय हो, घुमंतु समुदाय हो, जो पशुपालन पर जो बेस था, जो चरागाह भूमि थी वहां पर अपने पशुओं को चराता था, व्यापारी समाज था। व्यापारी समाज इसलिए हो गया कि जिसके पास भेड़ों का झुंड है वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। ग्रेजुएट आदमी को 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, उनके पास तो लाखों की कमाई थी उस टाइम। और आज भी अगर किसी के पास में 100-150 भेड़ है ना, या 100-150 ऊंट है किसी के पास में, तो आप अगर इतना, या गाय है या भैंस है, जिनके पास में अगर इतना पशुओं का झुंड है तो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर कमाता है। तो आप उसको बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन भूमि सुधार नीतियां हुई सरकार की, वो चाहे वन अधिनियम हो ब्रिटिश सरकार के, तो चरागाह भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। तो कृषि योग्य भूमि में बदला तो किसानों के साथ झड़प होने लगी कि भाई तुम जाओ, चरागाह भूमि नहीं है, तो समाज से दूर रहने लगे, बाहर रहने लगे। तो व्यापारी लोग हैं जो अशिक्षा की वजह से, हमारी नीतियों की वजह से पीछे रह गए, जिनको हमें आगे लाने की जरूरत है। सबको सामूहिक रूप से सोचना होगा। सरकारें अपना काम करेगी, समाज अपना काम करेगा, तब जाके ये समाज बेहतर हो पाएगा। और मेरा सभी देखने वालों से अनुरोध है कि प्लीज आप अपने बर्थडे, आप अपने त्योहार, जितनी भी जो चीजें होती है, बस्तियों में जाइए, वहां पर उन लोगों के साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ में बिठाइए। और जो संकोच है हमारे बीच में, केवल और केवल जो समाज का ऊपरी तबका है और निचला जो तबका है, उसके बीच में केवल संकोच की कड़ी है, उसको मिटाइए, वहां पर जाकर बात करिए, आपको अच्छा लगेगा और वो लोग आपको अपना समझेंगे। आप अपने साइड से एक कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जैसे सर ने स्टार्ट किया था। हाँ, और सिर्फ हमने जब शुरू किया था प्रताप नगर में, तो उस समय शायद हम ही पढ़ा रहे थे, उस समय कोई नहीं था, नहीं। लेकिन अब उसी प्रताप नगर में 5 से 7 लोग जो है वो हमें अक्सर अलग अलग जगह जो है वो पढ़ाते हुए मिल जाते हैं। तो हमने शुरुआत करी है, हमसे पहले भी शुरुआतें हुई, ऐसा नहीं है, हमारे बाद में भी होगी, लेकिन ये कल्चर बन जाए। मतलब अगर किसी के पास समय है तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को ऐसे जगह पर जाकर पढ़ाएं और ये कल्चर बने, यही फैशन बने। ठीक है ना, फैशन मतलब ऐसा नहीं है कि जींस की पैंट पहनना ही फैशन है जी, हाँ। या फिर बड़े बाल रखना फैशन है ना, या यहाँ पे टैटू करवा लिया विराट कोहली, यही फैशन है। मैं तो कहता हूँ पढ़ाने का फैशन बने जी सर। और आपके आसपास अगर कहीं आप नहीं भी पढ़ा पा रहे किसी वजह से, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं मनुष्य के जीवन में, ऐसे व्यक्तिगत जीवन में, तो कम से कम ऐसे लोग अगर कोई कर रहे हैं काम, तो उनको समाज में ऊपर का स्थान दे, उनको उनकी तारीफें करें, उनकी या कुछ भी करें, बट उनको सराहें, उनको मोटिवेट करें, उनको किसी भी तरीके से नीचा गिराने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर कल को मैं ये काम कर रहा हूँ, विकास काम कर रहा है, कल को अगर विकास के गांव में, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इसका गांव और इसके परिवार वाले इसको सपोर्ट करते हैं जी, लेकिन अगर इसको गिराने की कोशिश करेंगे तो कोई भी सोशल वर्कर जब बनेगा ना, तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि यार उसके साथ क्या हुआ था, बन गया सोशल वर्कर जी, हमें तो पता था ऐसा ही करेगा, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो सर कहीं आपको ये डर लगा रहता है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे एनजीओ जो है वो फ्रॉड भी होते हैं, यानी मतलब जैसा कि मानते हैं, सुनते हैं, देखी जाती चीजें कि बहुत सारे एनजीओ जो है वो फंड्स के नाम पे जो पैसों की हेराफेरी करते हैं, ऐसा लेते हैं। तो कहीं आपको कभी ऐसा डर रहा है कि कभी हमारी जो छवि है वो इस तरीके से खराब ना हो जाए, या कोई लांछन ना लगा दे हम पे? सोच के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, लांछन लगना अलग है, ईमानदारी अलग चीज है। हम हमारी नीयत साफ है,
जी। मन में मेल है नहीं जी तो सर, वो तो आपकी लगाते जाओ। वो तो आपकी मुस्कान से दिख ही रहा है हाँ, सर। तो वो दिक्कत ही नहीं है, जिस लोग जो तो जो बहुत कुछ कहना है सोचते रहते हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। और हम लोगों को खुश करने नहीं आए, क्या बात है सर, क्यों आए हम? तो बिल्कुल। उनको जवाब देने थोड़ी ना आए, बिल्कुल सही बात। हम अपना काम कर रहे हैं, हाँ। हमें जवाब भगवान को देना है। जी। तो उस लाइन में जब खड़े होंगे तो फिर देख वो लेंगे। डर- हम खुश हैं, हमारे ऑटोमेटिक बच्चे खुश हैं। बस जी। और यही क्या रहना चाहिए? चाहिए। लोग हाँ। आजकल क्या दूसरों को एंटरटेन करने में लगे हुए हैं। हाँ और क्या। सामने आके देखो हकीकत, तब पता चलेगा ना। हाँ। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। आप 5 साल बिना पैसे के 5 आप साल। पढ़ा ले तो छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी, जैसे कि रात को मैंने बात बताई क्या, कौन सी एक्सीडेंट वाली। एक्सीडेंट वाली? हाँ, नहीं बताया। रात को। नहीं बताई। रात को ही हम सेक्टर 26 में, ये जहाँ पढ़ाते हैं, ये कल शादी में गए हुए थे, हाँ। जी। तो वहां पर किसी बच्चे का आपस में लड़ रहे, सर फाड़ दिया एक का। अच्छा जी। हाँ लग गई कड़ी की उसको। अच्छा देखो, सबसे क्या हुआ कि वो बच्चा घुमंतु समुदाय का बच्चा, हाँ। जी। और उसको आए हुए 10 दिन ही हुए। अब 10 दिन में आते ही ये कांड हो जाए अच्छा। तो फिर वो गड़बड़ी है। हाँ। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं सेक्टर 18 में था, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो गया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, आप ही लेके आओ। सीधा हम हॉस्पिटल गए और वहां पर पहुंचे, उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी को भेजा वहां पर की बस्ती में, यार बता दो कि किसी बच्चे का ऐसा ऐसा हो गया। वहां पर बताया तो इतने में सारे में वो तो रोना धोना वहां पे, क्योंकि उनको पता लगा कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया। जी। फिर हम उनको लेके आए, उनको दिखाया कि चलो कोई बात नहीं है। फिर हम वहां पर गए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा बेकार सा एक्सीडेंट था, जी। कि मतलब बच्चे को लग गई, और मेरा बताने का रीजन ये था कि वो चीज हुई। उसके बाद में हम वापस बस्ती गए, उनको शांत करवाया, उन्होंने हमें बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई। आप ही अच्छे लोग हैं कि आप सीधा हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। अब 10 दिन हुए हमें, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहां से 5 बच्चे आते हैं, अब वहां से 25 आएंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ अगर बुरा भी हुआ तो कुछ अच्छा भी हो अच्छा गया कि है। हमारा जुड़ाव भी हो गया। और वैसे किसी को लगना बुरी बात है, किसी बच्चे को ना लगे। नहीं, लेकिन सर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हमको संभालना है। हाँ, जी। बहुत बहुत ये सब चुनौतियां आप मतलब रोज फेस करते हो रोज कहीं ना रोज। कहीं। परसों में रात को 9:30 बजे पहुंचा। मतलब बताने को हम 6 से 8 ही पढ़ाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को रात में सांप खा गया तो रात को 12 बजे चल रहे हैं। अभी जी। आग लगी थी 4 झुग्गियां जल गई थी। हाँ सर, हाँ, तो न्यूज में भी आई थी वही वो। हम- जी। तो उन्हीं पूरी बच्चों का- टीम लगी। जी। जैसे कि मैं तो शादी में गया हुआ था, राहुल सर की शादी थी, पीछे टीम ने पूरी ने 3 दिन के अंदर वापस झुग्गियां खड़ी कर दी। जी। कोई कहाँ से पैसे ला रहा है, कोई अपने स्तर पे, उन्होंने किसी ने अपना हिसाब किया, अपने लोगों में बात करी, सारा काम करके 3 दिन में खड़ी कर दी झुग्गियां। जी सर, मैंने आपका वो पेज देखा हुआ है, उसमें आप जो है बच्चों को सराहना करते हैं, बच्चों को साइकिलें वगैरह भी आप हाँ, बांटते अभी हैं। एक CSR ड्राइव के थ्रू 15 बच्चों को साइकिल मिली। जी, तो और हम आप- तो आपने जितने- ये भी बोला था कि उसके अंदर कि अगर जैसे जनता का सपोर्ट बना रहा, साथ बना रहा, तो आप एक बार सब बच्चों को, सब जितने भी बच्चों बच्चे को। आपके पास पढ़ रहे हैं, उनको साइकिल वितरण का बिल्कुल काम बिल्कुल, करेंगे। कोशिश तो हम यही करेंगे। जी। और देखने वालों से सभी से अनुरोध यही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे भी कैसे हमसे रीच आउट कर सकते हैं आप कीजिए। इंस्टाग्राम पर हम अनस्टॉपेबल 20 के नाम से मिलेंगे, यूट्यूब पर हम मिल जाएंगे, फेसबुक पर हम मिल जाएंगे। किसी भी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैंने कहा था कि टूटे हुए दिल को सांत्वना देना, हमारी पीठ थपथपा देना, थैंक यू बोल देना, हमें लगेगा हमारे साथ समाज है तो हम खेल जाएंगे। मैं अपनी ऑडियंस से सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली करते हैं, हर रोज फोन चलाते हैं, रीलें देखते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दें, ऐसे कंटेंट को ज्यादा शेयर करें। आपका वो शायद एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट इन पे जितना असर डाल सकता है, समाज कल्याण के प्रति जितना एफर्ट डाल सकता है, वो वाकई काबिल तारीफ होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हो पाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इनको आप हेल्प कर सकते हैं। आपके कुछ हेल्प से किसी एक बच्चे का फ्यूचर बन सकता है, वो अपनी जिंदगी में काबिल बन सकता है। तो ये सब चीजें आप सोच सकते हैं। एक मैं और उसमें विमुक्त वाले में ऐड करना चाहूंगा। जी। एक उमई नोइक करके एक व्यक्ति है, अब नाम मैंने बोला, आपने नहीं पहचाना। जी। मैं अगर बोलूं भगत सिंह, हाँ। चंद्रशेखर आजाद, जी। लाल बाल पाल, आप जान जाएंगे। ये रोमिशा जो समुदाय है उससे आते हैं, जो कि तेलंगाना से वहां से निकल के और महाराष्ट्र में वहां पर जो है वो बस गया था। जी। और उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1825 से लेकर 1830 में उमई नोइक के नेतृत्व में खूब भयंकर लड़ाइयां लड़ी। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर आप लड़ोगे तो सीधी सी बात है कि फांसी होनी है।
तो उनको फांसी चढ़ाया गया, लेकिन आज तक अब उनका इतिहास में जो है वो नाम नहीं है। और ये बातें मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये बातें जब मैं इदाते आयोग बनाया सरकार ने ऐसे समुदायों पर विश्लेषण करने के लिए, तो उन्होंने अपने उस रिपोर्ट के अंदर जो है इसका जिक्र किया है। हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी प्रातः स्मरणीय है। सुबह उठते ही उनकी फोटो देखें हम चाहते हैं उनको वंदन करें, उनकी आरती गाएं, हम जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी, अरे ये लोग लड़े हुए लोग हैं, ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ लड़े हुए लोग हैं। जंगलों का रास्ता हमें नहीं पता था, राजाओं को महाराजाओं को जंगलों का रास्ता नहीं पता था। यही लोग जंगलों में रहते थे, इन्हीं को जंगलों का रास्ता को पता था। 1857 की क्रांति में न जाने कितने सारे खुफिया रास्ते इन लोगों ने बताए थे। गाड़ियां लोहार महाराणा प्रताप के साथ में आज तक उनकी छवि जो है वो जुड़ी हुई है। और जब भी हम गाड़ियां लोहार जो हमारे साथ जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, हम राणा प्रताप के वंशज हैं, इसी तरीके से बात करते हैं। हमसे कैसे बात करते हो? तो इतना गौरवशाली इतिहास है जी। वो सब बच्चे को कहानी पता होनी चाहिए और मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हमें अच्छा लगेगा और आने वाले लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल करेंगे। हमारे व्यूवर्स ऐसे नहीं है, हमारे व्यूवर्स अच्छे व्यूवर्स हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी। अगर यहाँ तक इस समय तक अगर वो पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो वाकई समाज में कल्याण चाह रहे हैं, वाकई समाज में बदलाव चाह रहे हैं, तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करेंगे। बिल्कुल जी। एक इन्होंने वो एक डेटा बोला था आपने, वो 10 लाख बच्चे ऐसा, वो स्कूलों में नहीं है, वो डेटा ना ऑथेंटिक डेटा नहीं है, कारण है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सरकार ने इसके लिए जो प्रयास किया था ऐसे समुदायों के लिए, वो रेणके आयोग बनाया था। और रेणके आयोग में क्या था कि उन्होंने 1931 का जो जनसंख्या का जो सर्वे है वो उठाया था और इन्होंने ऐसे समुदायों की जो जनगणना का जो बातें बताई थी वो 10 से 12 करोड़ उन्होंने माना था कि ऐसे समुदाय की जो जनसंख्या है वो 10 से 12 करोड़ है भारत के अंदर जी, उसका माना। उसके बाद में ऑफिशियली इस तरीके का कोई सर्वे जो है वो नहीं हुआ। इदाते आयोग ने इसका आर्थिक और सामाजिक सर्वे करना चाहता था। अपने फर्स्ट पेज की रिपोर्ट में लिखता है कि हमें पर्याप्त धन नहीं मिला, इस वजह से हम सामाजिक और आर्थिक सर्वे नहीं कर पाए इसका। अच्छा, कितना पैसा है सरकारों के पास या किसी और के पास? मतलब सर इतनी बड़ी बात। हाँ, अपनी रिपोर्ट की पहले जो है वो पन्ने में यही बात लिखता है इदाते आयोग। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समुदायों के लिए सरकार जो है वो जल्दी से सामाजिक और आर्थिक सर्वे करवाए। लेकिन सरकार कर रही है काम, ऐसा भी नहीं, नकार नहीं सकते, लेकिन सारा काम सरकार पे ही उम्मीद रखना, सरकार से ही उम्मीद रखना वो भी सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को भी आएगा जी। उसके बाद हुआ फिर वो सर्वे हुआ था? नहीं, ये तो 2015 में ही आयोग बना था, इदाते आयोग, भिखुराम जी इदाते आयोग। अच्छा। भिखुराम जी थे, उसमें श्रवण जी राठौड़ थे और भी उनके टीम मेंबर थे। उन्होंने 2015 में आयोग बना, 2018 में रिपोर्ट जो है वो दी गई और उस आयोग में उन लोगों ने यही कहा कि ऐसे समुदायों के लिए अलग से एक आयोग की घटना होनी चाहिए, इनको रिजर्वेशन अलग से मिलना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जिनको मिला हुआ है बहुत अच्छी बात है और वो हकदार हैं लोग, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा हकदार, जरूरत है इनको बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर। और हर जो भी समुदाय या जो भी जाति है वो आज आगे बढ़ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक संरक्षण की वजह से बढ़ रही है। कोई उन समुदायों से निकलकर एक राजनीतिक लीडर जो है वो निकला जी, और वो उस पूरे समुदाय को आगे लेकर चला, वो उस पूरे समुदाय की आवाज बन गया। इन समुदायों की आवाज नहीं बन पाए लोग, अभी कोई लीडर ही नहीं निकल गया, लीडर ही नहीं है इनका। तो अगर कोई दुख समझेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं जनता को, तो कैसे पहुंचेंगे? डॉक्यूमेंटेशन तो अब करना शुरू किया राजस्थान सरकार, धीरे काम करती। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भजन लाल जी सरकार को कि उन्होंने ऐसा काम किया कि डीएनटी समुदाय के लिए जो प्रमाण पत्र अभी दादू दयाल घुमंतु जो है वो आवास योजना, इस तरीके से शायद मैं अगर सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आवासीय पट्टे देना शुरू किया है। पट्टे का है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों के पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है, क्योंकि ये तो घुमंतु समुदाय है ना जी। तो फिर जब जमीनें नहीं है तो फिर व्यवसाय भी कम होगा और शिक्षा नहीं हुई फिर तो सारी चीजें ही इस तरीके से। और ये राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, अनस्टॉपेबल फाउंडेशन को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको लेके? हमें अक्सर कहा जाता है कि सड़क किनारे कब तक पढ़ाओगे, मतलब कभी तो सेटअप चाहिएगा, सेफ्टी चाहिए बच्चों की। वैसे तो हम पूरा ध्यान रखते हैं सेफ्टी का, हम स्कूल बनाएंगे, लेकिन हम स्कूल के बियॉन्ड सोच रहे हैं।
एक स्कूल में हम ज्यादा से ज्यादा 1000 बच्चों को पढ़ा पाएंगे, 2000 पढ़ा लेंगे, 5000 पढ़ा लेंगे। हम इससे बियॉन्ड सोच रहे हैं। हम केवल 1000 या 2000 बच्चों को पढ़ाकर हम पूरा जीवन इसमें नहीं लगाना चाहते। हम आवाज बनेंगे ऐसे समुदायों की, और आवाज बनने के साथ साथ हम लाखों बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। अब वो कैसे होगा, वो चैनल बनेंगे धीरे धीरे, और लेकिन हम इससे आगे जाएंगे। बस मैं अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ। और बाकी ऑब्वियसली बात है, अभी बच्चे गर्मी है 45 डिग्री, हाँ, कल का सर सड़क के किनारे आप पढ़ा रहे हैं, तो अब बारिश के टाइम में, सर्दी अभी के टाइम हमने में। छोटी सी मदद लेके हमने एक रूम का इंतजाम किया है, अच्छा जी, अच्छा, जिसमें हम कुछ बच्चों को जो एक 8th क्लास में हो गए और 10वीं क्लास में, बोर्ड क्लास में जो हो गए, उनको हम अंदर की तरफ जो है वो पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बन पाएगा। हमारे पास इतना फंड नहीं आ पाता है जी, और वो अगर आता है तो फिर जेब अब इतनी टाइट रहती है कि हमें परिवार भी संभालना है। जी, सही सही बात तो है। वो इस तरीके अगर आपको कोई फंडिंग करना चाहे या सपोर्ट करना चाहे तो आप तो कैसे कर सकते हैं? आप मैं सीधा चाहूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जो है वो कांटेक्ट कर लें। ओके, बाकी मैं आपका जो भी अब जो भी रहेगा, डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल बिल्कुल दूंगा, ताकि ऑडियंस रीच आउट कर सके आपसे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सब सुन करके, समाज में बदलाव देखते हुए, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज कल्याण के बारे में बात करते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिनको बेसिक शिक्षा जो होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा जो पहली चीज होती है वो होती है शिक्षा। वो लोगों तक उनको माइंड सेट क्रिएट करने का जो काम है वो ऐसे आदमी कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरीके की सराहना करें उनकी। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सराहना ही कर दीजिए, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे और भी पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं चाहता हूं कि अनस्टॉपेबल टीम को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। उनके आप पेज पे जाएं। अगर आपको नहीं पता है कि वो कहाँ है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हम उनकी पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको, तो आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।